तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो की बहन के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो एक छोटे गुंडे जिसकी उसने धुलाई की थी उसकी हेल्प से मास्टर नाइन्थ के पास जाता है, जिसका असिस्टेंस उसे मास्टर नाइन्थ से मिलने नहीं देने वाला था। तो ज़ियाओजिन उसके साथ दो हाथ करते हुए उसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है, जिससे मास्टर नाइन्थ को भी उसके टैलेंट का पता चल गया था और वो उससे पर्सनल मिलने के लिए उसे अपने रूम में ले जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ एक और मिस्टीरियस से बंदे को दिखाते हैं जो कि हमारे ज़ियाओजिन की सिस्टर को रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ज़ियाओजिन के मुलाकात के दौरान मास्टर नाइन्थ जब उसके साथ बात करते हैं तो बातों बातों में हमारा हीरो ने ऐसे शो करता है जैसे कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है और मास्टर यान के साथ फाइट करते हुए तो बस उसका तुक्का लग गया। उसकी बातों को सीरियस लेते हुए मास्टर नाइन्थ बताते हैं कि मार्शल वर्ल्ड में तुम्हारी पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पावर होने से ज्यादा काम नहीं चलता। और इसके अलावा वो हमारे हीरो को उसकी लॉयल्टी शो करने के लिए कुछ गिफ्ट देने को कहते हैं। हमारा हीरो ज़ियाओजिन पहले से ही तैयार था, उसने काफी हाई रैंक की जड़ी बूटियां लाकर मास्टर नाइन्थ के सामने रख दी थी। वो मास्टर नाइन्थ के सामने ऐसे शो करता है जैसे कि ये जड़ी बूटियां उसकी दादी नानी के जमाने से संभाल के रखी हुई हैं। मास्टर नाइन्थ ये देखने के बाद काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन इससे उनका गुजारा नहीं चलने वाला था। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल जड़ी बूटियां सिर्फ ऐसी हवाई हैं, इनसे कुछ खास नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाते हैं उसने अपने काफी सारे मेरिट्स पॉइंट्स देकर ये सारी जड़ी बूटियां हेवनली कोर्ट की यूकिन से हासिल की थी। वो तो सोच रहा था कि अगर मास्टर नाइन्थ इसे हासिल नहीं करेंगे तो उसके मेरिट पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे, पर जब वो मास्टर नाइन्थ को कन्विंस करने की कोशिश करता है तो उल्टा वो नाराज हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं। पर इससे पहले कि ज़ियाओजिन वहाँ से जा पाता तभी दरवाजा तोड़कर वहाँ पर मास्टर यान गिरते पड़ते पहुँच जाते हैं, जो कि बताते हैं कि हम पर गोल्डन शार्क गैंग के लोगों ने हमला कर दिया है। वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि आते ही मास्टर यान को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अंदर एंटर होने के बाद वो मास्टर नाइन्थ को भी चैलेंज करने लग जाते हैं। हालांकि उनका बिहेवियर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे थे। तभी मास्टर नाइन्थ भी उनके साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहां उनके स्किल्स देखने के बाद हमारा हीरो ज़ियाओजिन उनसे इम्प्रेस हो रहा था। पर थोड़ी ही देर फाइट कंटिन्यू करने के बाद अचानक से उनके कोर में पेन होने लग जाता है और वो ये फाइट हार जाते हैं। ये दोनों ही गोल्डन शार्क गैंग के गुंडे उन्हें उठाकर पटक चुके थे। अब इससे पहले कि ये मास्टर नाइन्थ को और बुरी तरीके से इंजर्ड करते, ज़ियाओजिन सामने आकर उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मास्टर नाइन्थ को परेशान न होने का बोलकर ये मैटर अपने हाथ में ले लेता है। उसने 2-4 मूव्स में ही इन लोगों को ढेर कर दिया था और मास्टर नाइन्थ जो कि अब तक उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो समझ जाते हैं कि ये लड़का उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। उन गुंडों को हराने के बाद जब हमारा हीरो मास्टर नाइन्थ से पूछता है कि आखिर उनके कमर में किस चीज का दर्द है, वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के ने उनकी बीमारी के बारे में पता लगा लिया। और वो हमारे हीरो से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं जब ज़ियाओजिन उन्हें बताता है कि मैं आपकी बीमारी को क्योर कर सकता हूँ। मास्टर नाइन्थ उसके पैरों में गिरकर कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन मेरी बीमारी को क्योर कर दो। लेकिन हमारा हीरो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि मास्टर नाइन्थ मैं तो आपकी ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ, आपकी बीमारी उसी हर्बल टी से ठीक हो जाएगी जो कि मैंने आपको गिफ्ट के तौर पे दी है। नेक्स्ट सीन में हमें डीमन पिलर्स का सीन दिखाते हैं। ये एक अंडरवर्ल्ड था जहाँ पर 12 मास्टर मौजूद थे और यही डीमन मास्टर थे जो वहाँ पर मौजूद ग्रेव डिगर के सामने अपने लू सिटी के मिशन को खराब होता देखकर उससे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। ग्रेव डिगर का कहना था कि एक बिग हार्टेड लड़का जिसकी पावर्स देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास जेड पीस मौजूद है, उसी ने हमारे मिशन को डिस्ट्रॉय किया। जेड पीस के बारे में सुनकर वो एल्डर्स कहते हैं कि वो हमारी चीज है, देर सवेर हमारे पास वापस आ ही जाएगी, तुम बस अपने मिशन पर ध्यान दो, ये हमारा लास्ट चांस है, अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो तुम्हारा खेल खत्म। वहाँ पर टोटल 12 मास्टर्स थे जो कि आपस में बात करते हुए और भी खतरनाक प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमें ज़ियाओजिन को दिखाते हैं जो अपनी हर्बल टी की चाय बनाकर मास्टर नाइन्थ को देता है और वो पीते ही वापस से बंदर की तरह उछल कूदने लग जाते हैं। उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और इसका फायदा उठाते हुए वो तो नाचने लग गए थे और उनका चमचा उन्हें और ज्यादा प्रेज कर रहा था। ये देखकर ज़ियाओजिन भी लाइक सोचा नहीं था इतने बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन इस तरह से बिहेव करेंगे। अब खुद को पूरी तरह से हील करने की वजह से वो ज़ियाओजिन को अपना स्वॉन ब्रदर बना देते हैं। वो कहते हैं कि आइंदा कोई तुम्हें परेशान करे मेरे पास आना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। ज़ियाओजिन भी लाइक मास्टर नाइन्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे एक इंसान को ढूंढना है। वो कहते हैं कि ठीक है और बताओ, अभी हाथों हाथ उसे ढूंढ देता हूँ। अब इस बारे में आगे बात करने से पहले हमारे ज़ियाओजिन की नजर वहाँ पर मौजूद गोल्डन शार्क के गैंग के लोगों पर पड़ती है। वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों की आपसे क्या दुश्मनी है। मास्टर नाइन्थ बताते हैं कि इनका बॉस गोल्डन शार्क का लीडर ज़ियाओजिन उसका दोस्त था और पता नहीं उसने अंदर कौन से ग्रजेस पाले हुए थे कि वो सालों से उसके खिलाफ साजिश बना रहा है। और जब वो साथ थे
उससे अलग होकर उसने एक अलग गैंग क्रिएट कर लिया। हमारा जाओजन भी बताता है कि उसे भी बॉस जियाओ से काफी सारी चीजें पूछनी है, पर्सनल मीटिंग जो करनी है उसे उसके साथ, तो इस बारे में वो खुद पता लगा लेगा। इसके अलावा पैरेलल में हमें बॉस जियाओ को दिखाते हैं जो कि मास्टर 9 की फोटो पर बॉक्सिंग कर रहे थे, वो भी काफी गुस्से में, पता नहीं उन्होंने इसका क्या बिगाड़ा है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो जाओजन की एंट्री हो जाती है जो कि मास्टर 9 से इनका पता लेकर आया था। जाओजन को वहाँ देखने के बाद वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, उन्हें पता था कि ये बंदा यहाँ पर जरूर आएगा, तो वो उसे चुपचाप अंदर आने देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो। जाओजन के मना करने पर कि नहीं, वो तो असल में मास्टर 9 के बारे में उससे बात करने आए, पर ये बंदा बिना कुछ सुनी उसके साथ फाइट करने लग चुका था। बॉस जियाओ की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमारा हीरो उन्हें चकमा देते हुए उन पर एक पंच थ्रो करने वाला था, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर जब जाओजन उनसे मास्टर 9 के बारे में बात करता है कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई है, तो वो काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कहते हैं कि कौन सी गलतफहमी, उसके साथ काम करने की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और अब मेरा ये हाल है कि मैं पिछले 20 सालों से सोया नहीं हूँ, मुझे इंसोम्निया हो गया है। अब ये देखकर कि बेचारी की रातों की नींद उड़ गई है, इस वजह से वो मास्टर 9 के पीछे पड़ा है। हमारा हीरो कहता है कि अगर मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूं तो क्या आप उनका पीछा छोड़ देंगे। बॉस जियाओ कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई रीजन ही नहीं बचेगा उसका पीछा करने का, तो ऑब्वियसली छोड़ दूंगा। फिर क्या था, जाओजन अपना फोन निकालता है और वहाँ से फेरी को कॉल लगाता है और उसके हाथ में एक बेल आ गई थी। इस लकड़ी के वुडन बेल को देखने के बाद बॉस जियाओ कहते हैं कि ये चीज क्या करेगी मेरा, और जैसे ही वो उस पे अपने फिंगर से टैप करते हैं, फेरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे बचने के लिए जाओजन ने अपने कान बंद कर लिए थे और वहाँ पर मौजूद हर कोई उस आवाज को सुनकर सो जाता है। अब 20 सालों में पहली बार इतनी अच्छी नींद लेने के बाद वो तो हमारे जाओजन को अपना भाई ही बना लेते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो कभी भी मास्टर जन को परेशान नहीं करेंगे, उन दोनों के रास्ते अब से अलग हैं। वहीं इसी के अपोजिट में हम एक मिस्टीरियस से मास्टर को दिखाते हैं जो एक अजीब सा रिचुअल करके जेड पीस के बारे में पता लगा रहे थे। अपने अजीब से कंपास से पता लगाने के बाद वो लोअर सिटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियाओ जब घर जा रहा था तो मास्टर 9 उसे बताते हैं कि जिस बंदे के बारे में तुमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैंने उसकी फाइल तुम्हें सेंड कर दी। तो जैसे ही वो कॉल रखता है उसके सामने एक अननोन सा बंदा आ गया था, जिसके हाथ में पैकेट देखने के बाद हमारे हीरो को लगता है कि मास्टर 9 का बंदा है, इसलिए वो उससे बात करने लग गया था। पर वो बंदा पॉइजन लगा हुआ नाइफ उसकी बॉडी के अंदर एंटर करा चुका था, जिससे जाओजन अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर पाता और ये बंदा उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करके वहाँ से धमकी देता हुआ निकल जाता है। असल में ये वही बंदा था जो उसकी सिस्टर का पीछा कर रहा था। जब उसकी सिस्टर वहाँ आती है तो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है और जैसे ही वहाँ पर मास्टर रैन फाइल लेकर पहुँचते हैं हमारे जाओजन से मुलाकात करने के लिए, तो वो उन्हें काफी गुस्से में अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने को बोलकर फटाक से गायब हो जाती है। उसे पलक झपकते ही वहाँ से गायब होता देखकर मास्टर रैन भी हैरान थे कि आखिर ये लड़की है कौन। वहीं थोड़ी ही देर में लियू उस बंदे का पीछा करते हुए उसके काफी पास पहुंच चुकी थी। वो बंदा भी लियू याओ की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि वो भी एक हाई रैंक की कल्टीवेटर थी जिसकी स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक से सामने वाले बंदे का खेल खत्म कर देती है। उसे ये भी पता था कि इन सब के पीछे ल्यूयन ही होगा जो कि सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए उसके साथ फाइट करना चाहता है। हालांकि 15 सालों से वो इन सारी चीजों को अवॉइड करी थी, लेकिन अब वो समझ जाती है कि उसे ल्यूयन का सामना करना ही होगा क्योंकि उसका भाई खतरे में आ चुका है। जाओजन को भी नहीं पता कि उसकी बहन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर 9 काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि मास्टर एन ने उन्हें बताया था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पता नहीं जाओजन बचेगा भी या नहीं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इस तरीके के पॉइजन को कभी क्योर नहीं किया। तो अब अगर जाओजन होश में नहीं आया तो डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वो उन्हें हमेशा के लिए भी खो सकते हैं। इसको सुनकर मास्टर 9 काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो तो कहते हैं कि कल ही हम दोनों ने ओथ ली थी कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के स्वॉन ब्रदर रहेंगे, और आज देखो मैं इतना ज्यादा उम्र में उससे बड़ा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे पहले चला जाएगा। माहौल काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो सही सलामत बाहर निकल जाता है। वो दोनों तो उसे देखकर हक्के बक्के रह गए थे। वो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हमारा हीरो भी लाइक अच्छा हुआ वो क्यूयन के पास पहुंच गया, उसने उसे क्योर कर दिया, वरना तो आज वो स्वर्ग पहुंच चुका होता। हालांकि इसके बाद जब अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि वो उसी बंदे के पीछे चली गई जिसने उस पर हमला किया था। जाओजन को तो उसकी सिस्टर नॉर्मल लगती थी, तो वो सोचता है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत में पड़ गई होगी, तो फाइल खोल के उसे पता लगता है कि वो बाह्य गेट की तरफ गई है। हमें दूसरी तरफ लियू यान को दिखाते हैं, उसने पूरा गेटअप चेंज कर लिया था। उसने बाह्य सेक्ट की तरफ अपना रुख करते हुए पूरा का पूरा लुक उनकी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया था। जब वो बाह्य सेक्ट के बाहर पहुंचती है तो वहाँ के गार्ड उसे रोक लेते हैं, लेकिन वो उसकी ड्रेस पे लगे हुए उस गोल्डन लोटस को देखकर हैरान थे। पर
पर वो फिर भी उस सेरेमनी को इंटरप्ट करते हुए उसे अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि सेक्ट के अंदर लियो किंग को सेक्ट लीडर बनाने की सेरेमनी चल रही थी। अगर लियो यान वहाँ पर गई तो उसे सेक्ट लीडर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी की सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर को भी इस बारे में पता लग जाता है कि लियो यान बाहर आ चुकी है, तो वो खुद पर्सनली उसे रोकने के लिए बाहर आ जाते हैं और अब उन दोनों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। काफी सालों से मॉडल वर्ल्ड में रहने की वजह से थर्ड एल्डर को पता लग गया था कि हमारी लियो यान ने प्रैक्टिस नहीं की और इसी वजह से उसके अब स्किल्स इतने ज्यादा शार्प नहीं रहे, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अकेले उन सभी को निपटा सकती थी। इधर दूसरी तरफ हमें उस ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कि जेड पीस की तलाश कर रहा था। जिधर जिधर जाओजिन खड़ा था वहीं वहीं वो कंपास शो कर रहा था कि जेड पीस मौजूद है। पहले तो ओल्ड मैन को समझ नहीं आता, लेकिन जब हमारा हीरो आकर डायरेक्ट उससे टकराता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तब उस ओल्ड मैन को पता चल चुका था कि जेड पीस और किसी के पास नहीं बल्कि जाओजिन के पास मौजूद है। पर इससे पहले कि वो जाओजिन को पकड़ पाता, वो ट्रैवल करने वाले क्लाउड पर चढ़कर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी सिस्टर उससे बहुत दूर थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर को दिखाते हैं जिसने मार मार कर उन सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स की हालत खराब कर दी थी और वो खुद भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी और सेरेमनी तक पहुँचने से पहले ही वो अनकॉन्शियस होकर सीढ़ियों पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली थी। लियो किन सेक्ट लीडर बनने के लिए वो सारी चीजें कलेक्ट करने ही वाला था, उससे पहले ही वहाँ पर एक नाइफ थ्रो होता है और वो सारी चीजें जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि लियो यान का है। पुराने चीफ एल्डर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, हालांकि वो उसे इंजर्ड देखकर परेशान भी हो गए थे। वहाँ पर लियो किंग भी ऐसे आकर प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उसे लियो यान के साथ क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं और वो सालों बाद उससे मिल रहा है। वो कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम तो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई हो, पर लियो यान को उसकी सारी चालाकियां समझ आ रही थी, इसलिए वो सारी बातों को असाइड करते हुए उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिसके लिए बाकी सारे एल्डर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम सेक्ट लीडर को चैलेंज नहीं कर सकती। पर इतने सालों के बाद भी लियो यान को सेक्ट रूल्स सारे पता थे। वो कहती है कि मैंने माउंटेन वर्शिप स्टेयर्स को चढ़ा है और आप जानते हैं कि पूरे स्टेयर्स को चढ़ने वाला सेक्ट लीडर तो क्या किसी को भी सामने से फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। ये सुनकर सभी एल्डर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टेयर्स पर चढ़ने का मतलब ये है कि मौत को दावत देना। काफी रेयर ही लोग थे जो इन स्टेयर्स को चढ़ पाए थे, इसलिए फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम्हें ये खतरा उठाने की क्या जरूरत थी। पर वहीं दूसरी तरफ लियो किन को दिखाते हैं, वो सोच रहा था कि वो हमारे लियो यान से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो उसके साथ फाइट करेगा तो इस फाइट के दौरान वो उसे जान से भी मार सकता है। वो तो खुद को काफी ज्यादा लकी समझ रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी उसे सामने से मिल गई। और जब वो एल्डर से इस बारे में परमिशन लेता है तो वो भी ये सोचकर हाँ कर देते हैं कि एक तो ये लड़की सालों से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, दूसरा अभी फाइट करके ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, और तीसरा लियो किन के पास उनके सेक्ट का काफी रेयर ट्रेजर है जिसकी हेल्प से वो इस फाइट को आराम से जीत जाएगा। तो वो सोचते हैं कि सेक्ट लीडर की रेपुटेशन बरकरार रहेगी, तो वो इस फाइट के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो जाओजिन को दिखाते हैं जो कि अपने क्लाउड पर काफी मजे से ट्रैवल कर रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वो ओल्ड मैन उसका पीछा कर रहे हैं उड़ते हुए। अब उनकी वाइब उसे फ्रेंडली तो नहीं लगती, तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वहीं उसकी स्पीड को इंक्रीज होता देखकर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि पक्का ये लड़का जानता है कि इसके पास जेड पीस है और मैं उसी के लिए आऊँ, इसीलिए तो मुझे देखकर भाग रहा है। लेकिन बच्चे मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं, मैं तुम्हारा पीछा हेल तक भी करता रहूंगा। ये बोलकर वो उसके काफी पास पहुँच जाते हैं। उनकी रफ्तार को देखकर तो हमारा जाओजिन भी काफी हैरान हो चुका था। इधर दूसरी तरफ वाई सेक्ट के अरीना का सीन दिखाते हैं। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और देखते ही देखते फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। स्टार्टिंग में क्यूएन फाइट को लीड कर रही थी, वो अपनी स्वॉर्ड को इसके अंदर धंसाने वाली थी कि उससे पहले ये बंदा मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करके उसे इंजर्ड कर देता है। फाइट के दौरान बाकी सारे डिसाइपल्स भी उसे ये आर्टिफैक्ट यूज करता देखकर हैरान थे। जब फर्स्ट एल्डर इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो सेकंड एल्डर उनके रास्ते को रोकते हुए कहते हैं कि आप दो लोगों की फाइट को तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक एक हार न मान ले या फिर मारा ना जाए। और इधर दूसरी तरफ अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट से इस बंदे ने लियो यान को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, और अब इससे पहले कि वो लास्ट स्ट्राइक करके उसे जान से मार पाता तभी वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। पता चलता है कि उसे गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जाओजिन है, जो अपनी सिस्टर की ऐसी हालत देखकर आग बबूला हो चुका था। और वो अपनी डिवाइन सीजर्स निकाल कर अपनी पावर रिलीज करते हुए उस बंदे के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ काफी कूल तरीके से उसने मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इस बंदे को पीटते पीटते हवा में लेकर जाता है और हवा से सीधा जमीन पर ला पटकता है। जाओजिन ने 2-4 मूव्स में ही उसकी हालत पंचर कर दी थी। ये देखकर सेकंड एल्डर उसे अपने लोटस फॉर्मेशन में ट्रैप करके टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बाकी सारे एल्डर्स इससे पहले इंटरफेयर करते तभी वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी आसमान से नीचे की तरफ आ गई थी। उसका प्रेशर इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बाकी सारे एल्डर्स के लिए उसे टॉलरेट करना भी मुश्किल होता जा रहा था।
पता चलता है कि ये डिवाइन एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि उस ओल्ड मैन की है जो हमारे हीरो को चेस कर रहा था। ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो हमारे ज़्याओ जिन को उस लोटस फॉर्मेशन से आजाद करते हुए कहते हैं कि ये लड़का मेरा गुनहगार है और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करे। और ये बोलते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से रिलीज कर रहे थे, जिससे देखकर बाकी सारे एल्डर्स डर जाते हैं। सेकंड एल्डर ट्राई तो काफी करते हैं कि वो ज़्याओ जिन को वहीं पर रोक ले, लेकिन उस ओल्ड मैन के रहते वो ज्यादा देर तक उसे कन्विंस नहीं कर पाते। उनकी धमकी के आगे इन लोगों को हार मानना ही पड़ता है। अब वो ओल्ड मैन इन दोनों को अपने साथ चलने को कह रहा था तो हमारा हीरो अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से रवाना होने को कहता है। हालांकि जब लुओ यान वहाँ से जा रही थी तब उसके मास्टर उसे रोककर कहते हैं कि क्या वो इस सेक्ट को फिर से ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस सेक्ट की लीडर और कोई नहीं बल्कि लुओ यान बने और वो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। पर लुओ यान का कहना था कि वो अपने भाई के साथ एक अच्छी पीसफुल लाइफ जीना चाहती है, इस मैस से दूर, और इसी वजह से वो इस इमॉर्टल वर्ल्ड को छोड़ कर गई थी और आज भी उसका फैसला यही है। हालांकि उसका भाई भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। कट टू इसके बाद हमें उन दोनों को उस ओल्ड मैन के पास दिखाते हैं जो कि हमारे हीरो की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी स्किल्स और कल्टीवेशन काफी कमाल की है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वो जेड पीस चाहिए। ओल्ड मैन काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे तो हमारा ज़्याओ जिन समझ जाता है कि लगता है ये जेड पीस इनसे रिलेटेड है। तो वो कहता है कि मैं आपको देना तो चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि वो मेरे सर के अंदर है। अब तभी हमारे ज़्याओ जिन के कुछ भी बोलने या उस ओल्ड मैन के रिएक्ट करने से पहले ही लुओ यान अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। अब लुओ यान को इस बारे में ज्यादा पता ना चले, इस वजह से ओल्ड मैन उसे बेहोश कर देता है। ज़्याओ जिन को ओल्ड मैन की इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि वो उसकी सिस्टर को हर्ट करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ओल्ड मैन उसके माथे पर भी प्रेशर पॉइंट को क्लिक करना शुरू कर चुके थे, जिससे उस जेड पैंडेंट में हलचल दिखने लग जाती है। देखते ही देखते हमारा हीरो फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसकी पावर इंटेंशनली बढ़ चुकी थी। हालांकि अब भी हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस ओल्ड मैन पर अटैक करने जाता है। इससे पहले ही वो ओल्ड मैन उसके सामने घुटने टेक कर उसे ग्रीट करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल सही था, तुम वही डेस्टिनी चाइल्ड हो जिसकी हमें इतने सालों से तलाश थी। अब ये देखकर कि ओल्ड मैन उसके सामने झुक गया, हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वही वो ओल्ड मैन माफी मांग रहा था कि उसने उसकी सिस्टर को हर्ट करके बेहोश कर दिया। उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद हमारे हीरो ज़्याओ जिन को उस रेमिनेंट सोल की बात भी याद आ जाती है जिसने उसे कहा था कि उसे हेवन में मचे इस क्योस को शांत करना होगा। तो वो आगे क्या करना है इस बारे में उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है, जिस पर वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हजारों सालों पहले गॉड्स और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी। तब गॉड से बचने के लिए सारे के सारे डीमंस नेदर अबाइस में जाकर छुप गए थे और बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। सालों तक प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद फाइनली उन्होंने क्रैक ढूंढ लिया, जिससे सारे के सारे डीमंस अब ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारे हीरो को लगता है कि डीमंस वही हैं जो खतरनाक बीस्ट्स हैं, पर वो ओल्ड मैन समझाता है कि असल में वो डीमंस अलग है और मॉन्स्टर्स अलग है। असल में वो क्रिएचर जिन्हें खतरनाक तरीके से म्यूटेट करके मॉन्स्टर्स में तब्दील किया जाता है वो तुम्हें हंट कर सकते हैं, हॉन्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन जो डीमंस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतने कि वो इंसानों को किसी पपेट की तरह इस्तेमाल करके अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और अब सारे के सारे डीमंस एक एक करके इकट्ठा होकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर चुके हैं जो शैडो ग्रुप के नाम से फेमस है। शैडो अलायंस का नाम सुनते ही हमारे हीरो के सामने वो सारे के सारे मेंबर सामने आ जाते हैं जो कभी न कभी उससे टकराए थे। वो ओल्ड मैन बताता है कि उन डीमंस को रोकने के लिए सिर्फ डेस्टिनी चाइल्ड को ही सामने आना था, जो टूटे हुए जेड पीसेस को इकट्ठा करके उनकी पावर को रियूनाइट कर सकता है। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हजारों सालों से इन जेड पीसेस को 7 बड़ी फैमिलीज गार्ड करती आ रही हैं और ये पीस उनकी फैमिली का है। और अब इतने सालों में वो सारी की सारी फैमिलीज काफी ज्यादा अलग हो चुकी है तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। और अब हमारे हीरो का नेक्स्ट मिशन है उन 6 फैमिलीज को ढूंढकर उनसे वो जेड पीसेस हासिल करना। ये बोलने के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने की कर रहे थे, पर हमारा हीरो ज़्याओ जिन उन्हें रोक कर कहता है कि पता नहीं इसके बाद हमारी मुलाकात हो या ना हो, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करना चाहता था। उस ओल्ड मैन को लगता है कि कितने अच्छे हीरो हैं, उसकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक जोरदार मौका पड़ जाता है क्योंकि हमारे हीरो का कहना था कि मैं तो अपनी सिस्टर का बदला लेना ही भूल गया। अब ये बोलकर वो अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो ओल्ड मैन भी लाइक कितने अच्छे डेस्टिनी चाइल्ड है, हेवन ने क्या लड़का चूज किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें लैन को दिखाते हैं जो कि जमकर प्रैक्टिस कर रही थी। उसे हमारे हीरो के सामने काफी पावरफुल बन के जाना था। वो कहती है कि इस बार तो मेरे सामने आना, मैं तुम्हें एक फूंक मार कर ही उड़ा दूंगी। इसी के पैरेलल में हमें शैंग को दिखाते हैं, दाओ अलायंस ग्रुप की मेंबर, वो पिग हेडेड पर्सन यानी कि इनडायरेक्टली हमारे ज़्याओ जिन को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि इस बार तुम मिले तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, और वो क्लियरली काफी गुस्से में नजर आ रही थी।
इसी के बाद हमें लुयान को दिखाते हैं जो कि ज़्याओ जिन को उल्टा लटका कर उससे पिटाई लगाने वाली थी, ये कहते हुए कि तुमने क्या क्या मुझसे छुपा रखा है, क्योंकि उसे हमारे हीरो की सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। और जब ज़्याओ जिन अपनी सिस्टर से भी सेम सवाल करता है तो वो नाराज होते हुए कहती है कि गधे, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए नहीं बता रही थी। और फिर वो दोनों ही भाई बहन अपना गुस्सा शांत करके जब वापस जाने लगते हैं तो हमारा हीरो ये चीज नोटिस करता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आगे आने वाली सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी। बस फिर क्या था, अब वो स्ट्रांग बनने के लिए फटाफट से हेवनली कोर्ट पहुंच जाता है यूकिन के पास, ये कहते हुए कि जल्दी से बताओ ऐसी कोई चीज है जिसका यूज करके मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। सडनली स्ट्रांग बनने को लेकर उसका पैशन देखकर यूकिन भी हैरान थी। पूछने पर वो उसे सच सच बता देता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक स्ट्रांग मैन बनना है। यूकिन को भी इसी दिन का इंतजार था, इसीलिए वो अपने पास से एक बड़ी सी पोटली निकालकर उसे पकड़ा देती है। ज़ाओ जिन के पूछने पर कि आखिर ये क्या है, वो बताती है कि तुम्हारे पावरफुल होने का सीक्रेट, और इस बारे में डिटेल में समझाने के लिए वो पोटली ले जाकर वो बड़े बड़े एल्डर्स के पास जाने को कहती है और बताती है कि अभी तुम ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेटर हो। इसका मतलब ये है कि तुम ज्यादा स्क्रैप कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी तुम कलेक्ट कर रहे हो उसे अच्छे से एक्सचेंज करने के बाद तुम फाइनली बिगिनर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, और उसके बाद फिर तुम येलो ग्रेड के पिल्स, रिफाइनिंग और टेक्निक्स हासिल कर सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हें तो पावरफुल बीस्ट्स भी मिलेंगे अगर तुमने अपने लेवल को और ज्यादा इंक्रीज किया तो। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो उधर साइड बाय साइड अपने स्क्रैप को कलेक्ट भी करते जा रहा था जिन्हें वो जानता है उन एल्डर्स से। फोर्थ प्रिंसेस तो उसे एक लॉलीपॉप के बदले ही काफी सारा स्क्रैप दे देती है। इतना सारा स्क्रैप कलेक्ट करने के बाद तो वो यांग के पास पहुंच गया था उससे स्क्रैप लेने के लिए। साथ ही उसे यूकिन की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे उसने बताया था कि स्क्रैप कलेक्ट करते करते अगर वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बन गया तो फिर वो एक टॉप टायर हेवन किंग लेवल का बीस्ट भी समन कर सकता है। इधर बेचारा स्क्रैप कलेक्ट करते करते एक डॉग को गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन बाल बाल बच जाता है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद जब वो यूकिन के पास पहुंचता है तो वो उसे बताती है कि जब तुम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे उसके बाद तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम तीनों रियाल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ज़ाओ जिन की आंखें चमक उठती है और वो जोश में अपने काम में लग जाता है, और इस बार फिर से अपना काम खत्म करने के बाद वो डॉग उसके पीछे पड़ गया था, जहाँ अपना सारा खाना उसे देकर वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता, और वो बस यही सोच रहा था कि ये बंदा एल्डर यांग की तरह बस मेरे पीछे ही पड़ चुका है। तभी दूर से हमें मंकी किंग को दिखाते हैं जो कि हमारे हीरो को 3 आई बंदा समझकर उसके ऊपर अपनी स्टिक से हमला करने वाला था, पर गलत साबित हो जाने पर वो ज़ाओ जिन को कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारे आसपास की मक्खियां उड़ा रहा था। हालांकि उसने साउथर्न हेवनली गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए जब गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद उस डॉगी को फंसाकर हमारे हीरो के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो लोग माउंटेन होगो पहुंचे थे जहाँ पर काफी सारे पीच फ्रूट्स देखकर हमारा हीरो कहता है कि ये तो हेवनली फ्रूट है ना, फिर आप इन्हें बेचते क्यों नहीं, ये तो बहुत सारे, आपको तो बहुत प्रॉफिट होगा। मंकी किंग उसे बताते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। सालों पहले यांग नाम का बंदा यानी कि वही 3 आई एल्डर उसके सामने आकर उसे ऑफर देता है कि कुछ सालों में हेवनली कोर्ट में एक काफी बड़ा और महंगा फंक्शन होने वाला है जिसके लिए उन्हें काफी सारे वाइन की जरूरत पड़ेगी, वो भी पीच वाइन की। तो एल्डर यांग मंकी किंग को एडवाइस करते हैं कि क्यों ना वो और ज्यादा पेड़ लगाए और पीच फ्रूट्स को ग्रो करे, तो जब उनकी जरूरत होगी तो वो इसे महंगी कीमत पर बेचकर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। ये सुनकर उस वक्त मंकी किंग ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठी थी, इसलिए मंकी किंग का लॉस हो गया और इतने सालों बाद अब उनके पीच फ्रूट इस तरीके से जमीन पर लोट-पोट हो रहे हैं। और बस उसी दिन से हमारे मंकी किंग एल्डर यांग को ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। सारी कहानी सुनने के बाद हमारे हीरो को पता नहीं कौन सा आइडिया आता है, वो लाइव स्ट्रीम करने लग जाता है वहाँ पर हेवनली कोर्ट में मौजूद सारे बंदरों के बीच में। उसने तो मंकी किंग सन वुकुंग को भी ऐड कर लिया था, वो उन्हें भी लाइव कमेंट्री करने के लिए खड़ा कर चुका था, ये कहते हुए कि ये जूसी ग्रेप्स इन्होंने खुद उगाए हैं, इसमें हेवंस की क्वालिटी मौजूद है, जो भी इसे खाएगा उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होने लगेगी, ये आपको सिर्फ $8 का पड़ेगा। ये सुनते ही सारे लोग धड़ल्ले से उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हमारे हीरो का फायदा होने लग जाता है, उसने भी काफी सारे पॉइंट्स जमा कर लिए थे और अब वो हेवनली आई डिवाइन पावर स्टोन खरीदने का सपना देखने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी मिस्टीरियस हुडेड पर्सन को दिखाते हैं जिसका सर्वेंट आकर उसे कहता है कि न्यू कलेक्शन आ चुका है और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाने की तैयारी में लग गया था। इधर हमारे हीरो के काम से खुश होकर मंकी किंग उसे अपने पास मौजूद गोल्डन कजल दे रहे थे, वो तो कहता है कि क्या ये आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसे इस्तेमाल भी कर पाऊंगा। मंकी किंग कहते हैं कि रख लो, ये असली वाले की रेप्लिका है जो कि मैंने गोल्डन ड्रैगन किंग से बनवाई है। ये बोलने के बाद वो उसे पकड़ा देते हैं। जब हमारा हीरो कहता है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है तो मंकी किंग उसके माथे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी टेक्निक्स देते हैं जिन्हें देखकर उसे मंकी किंग काफी औसम लगते हैं। तो जब मंकी किंग उसे कहते हैं कि उसे 100 साल लगाकर वो और नई टेक्निक सिखाएंगे, वो डर के मारे वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि पहले मैं इन्हें तो प्रैक्टिस कर लूं
और फिर वो रियल वर्ल्ड में जाने के बाद उसी गोल्डन स्टिक का यूज करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एक मास्क गर्ल उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जिसने काफी सारे कटर उसकी तरफ थ्रो कर दिए थे, जिन्हें वो अपनी गोल्डन स्टिक की हेल्प से ब्लॉक कर रहा था। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो बदले में वो लड़की उसे लायर बोलते हुए जबरदस्त तरीके से उस पर और ज्यादा अटैक बरसाने लगती है। पता चलता है कि ये बंदी और कोई नहीं बल्कि शेंग है, जिसे हमारे ज़ियाओजिन की असलियत पता चल चुकी है कि वो पिग हेडेड लड़का और कोई नहीं बल्कि ज़ियाओजिन है। अब तक ज़ियाओजिन ने भी उसका चेहरा देख लिया था और वो भी उसे अपने सामने देखकर इक्वली हैरान रह जाता है और अपने वेपन को अंदर लगा लेता है, क्योंकि गलती उसी की थी। और इस बात पर शेंग उसके ऊपर वेपन तानते हुए कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें यही मार दूं, क्योंकि तुमने मुझे फ्रीज किया था। मेरे इक्विपमेंट्स चुराकर वहाँ से मुझे अकेला छोड़कर गायब हो गए थे। उसे मनाने के लिए ज़ियाओजिन अपने पास मौजूद वही एंशिएंट टी ऑफर करता है, जिसे वो लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, ना कि मुझे कुछ ऑफर करो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी ये पिग हेडेड वाली आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दूंगी। अब ये सुनकर ना चाहते हुए भी बेचारे को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके पूछने पर कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, वो कहती है कि मेरी पहली कंडीशन, तुम्हें साउथ एंड डिस्ट्रिक्ट के टावर पर आना होगा। वजह पूछने पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलनी है। उस हुडेड पर्सन को दिखाते हैं, उसके प्लान में कुछ डिफॉल्ट आ रहा था और इस बारे में पता लगते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसकी लोडिंग एक काफी खतरनाक क्रिएचर की कंप्लीट होने वाली थी, जिसे देखकर उसका मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर शैन ने ज़ियाओजिन को बुलाया था वो उस जगह पर तय समय पर पहुंच जाता है। शेंग ज़ियाओजिन को बताती है कि इस टावर पर असल में शैडो ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ट्रेसेस मिले थे और लास्ट लोकेशन यही शो हो रही थी, इस वजह से वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। ज़ियाओजिन को अपने साथ लाने की यही वजह है कि वो उसे दाओ अलायंस में अपना पार्टनर बनाना चाहती है। वो कहता है कि यहाँ पर वो लोग किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, वो बताती है गेम की। पता चलता है कि ये एक होलोग्राफिक गेम है, जिसमें लेटने पर आपकी कॉन्शियसनेस गेम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों गेम के अंदर जाते हैं, पता चलता है कि ये प्लानिंग और किसी की नहीं बल्कि उसी हुडेड पर्सन की है, जो कि अलग अलग लोगों की जो कि इस गेम में रजिस्टर करने आते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को चुरा कर ही उस क्रिएचर को जिंदा करने वाला था। तो जैसे ही वो ज़ियाओजिन की टीम के साथ भी यही करने की ट्राई करता है, तो उसका काम आधे में ही रुक जाता है और ये देखकर वो बंदा काफी हैरान था। पता चलता है कि उसका ये काम आधे में इसीलिए रुक गया क्योंकि यूकिन ने हमारे ज़ियाओजिन को वापस हेवनली कोर्ट में बुला लिया था, क्योंकि उसे पहले ही पता लग चुका था कि कोई उसकी कॉन्शियसनेस पर कब्जा करने वाला है। अब ये सुनकर तो इंस्टेंटली हमारे ज़ियाओजिन को शेंग की फिक्र होने लग गई थी, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मुसीबत में होगी। तो वो यूकिन से पूछता है कि क्या उसके पास इस तरीके का कोई ट्रेजर है जिससे कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। यूकिन उसे एक तिलिस्मान दे दिए, जिसे लेकर वो वापस से उस सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां जाने में भी यूकिन ने उसकी हेल्प की थी उस सिस्टम को हैक करने में। इधर उस हुडेड पर्सन को, जो कि कुछ काफी मिस्टीरियस सा लग रहा था, अब वो काफी नॉर्मल हो जाता है जब उसका टीममेट उसे बताता है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी, इसी वजह से एक प्लेयर कम लग रहा था, लेकिन अब वो वापस से सिस्टम में लॉग इन कर चुका है। वहां पर जाने के बाद ज़ियाओजिन की मुलाकात अपने दोस्त से हो जाती है, जो कि उसे बताता है कि वो 1 महीने से इस गेम में प्रैक्टिस कर रहा है और अब वो काफी इम्प्रूव कर चुका है। ज़ियाओजिन उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि इस गेम में कोई गड़बड़ी है, तब तक वहां पर सेंग भी पहुंच जाती है, जिसे वो तिलिस्मान पकड़ा था उससे पहले ही वो वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आधा तिलिस्मान हमारे हीरो के पास रह गया था और वहां पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मन से हो गई थी, जो कि उस पर एरो शूट करने ही वाला था। पर हमारे हीरो ने यूकिन की हेल्प से इस गेम को पहले ही हैक कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पास काफी पावरफुल वेपन्स और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जिनका यूज करके वो न केवल उस बंदे को दूर भगा देता है, बल्कि बाइक का इस्तेमाल करके वहां से निकल भी जाता है अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए। उस हुडेड पर्सन को वैसे ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और अब ये देखने के बाद उसे ज़ियाओजिन पर काफी ज्यादा शक हो चुका था। वो कहता है कि इस बंदे को फॉलो करो, इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हमें सभी प्लेयर्स को दिखाते हैं, जो कि उस गेम के चपेट में आ जाते हैं। ये गेम उन पर हावी हो चुका था, देखते ही देखते वो सारे के सारे पोजेस होकर अपनी आंखों को रेड कर चुके थे। उनके इस डिमोनिक लुक के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।